बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स वकास हनीफ़। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल एनालिसिस। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस अभी आगे चल के हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए ग्राफिकल एनालिसिस जो है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस क्या है कि आपके पास कोई भी डाटा गिवन होता है, आप उस डाटे की मदद से एक पिक्चर जो है, एक ग्राफ जो है ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो वो ग्राफ जो है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके पास डाटा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफ होता क्या है। ग्राफ हमारे पास क्या होता है जी? ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो है क्या करते हैं, आप एक पिक्चर के तौर पे जो है इंफॉर्मेशन को आप प्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, ये जो हमने अभी अभी इसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, सिर्फ ये एक पिक्चर जो है आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो इस तरह जो है डाटा को प्रेजेंट करने का जो अमल है उसको कहते हैं ग्राफ। ठीक है, एक पिक्चर की फॉर्म में जो है आप वेरियस क्वांटिटीज़ का डाटा आपके पास होता है और आप उसको प्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास वेरिएबल्स क्या हैं? वो क्वांटिटीज़ जो ग्राफ में हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज टेम्परेचर है, टाइम है, तो ये वेरिएबल्स हैं आपके पास। ठीक है, जिनके दरमियान में आप ग्राफ बनाते हो। द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान में हम ग्राफ बनाते हैं वो क्या कहलाती हैं? वेरिएबल। अब यहाँ पर जो है देखिए, दो तरह की क्वांटिटीज़ आपके पास होती हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है? अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है इसकी वैल्यू किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये एक समझिए आप जो है एक इनिशियल फैक्टर है। ठीक है, तो दूसरी कौन सी आपके पास? डिपेंडेंट क्वांटिटी। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है उसकी जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, लेट्स सपोज आप जो है अगर तो आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी जैसे ही आपके पेरेंट्स की वैल्यू चेंज होगी। आपके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आप उनको समझें और आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू जैसे ही आपके पेरेंट्स की वैल्यू चेंज होगी आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही उनकी कंडीशन चेंज होगी वैसे ही आपकी कंडीशन चेंज होगी, क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट हैं, जैसे ही उनकी कंडीशन चेंज होती है वैसे ही आपकी कंडीशन चेंज। क्यों? क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के कंसेप्ट को। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई हैं आपको। अब आगे चलते हैं, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। डेली लाइफ के अंदर जो है आपके पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं? ग्राफ जो है डेली लाइफ के अंदर आपके पास कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ठीक है, यूज़ ऑफ ग्राफ इन एवरीडे लाइफ। देखें, सुबह से शाम तक जो है टेम्परेचर में कितनी वेरिएशन आती है, समझ आ रही बात की? तो लेट्स सपोज जहाँ पे मैंने 6 AM से 16 PM तक जो है आपको ग्राफ में जो है बना के दिखाऊंगा डे बाई जो है एक दिन के अंदर कितना जो है टेम्परेचर में वेरिएशन आती है। लेट्स सपोज सुबह के टाइम जो है 6 AM जो है आपके पास 20 डिग्री है, फिर 2 घंटे के बाद 8 AM के ऊपर आपके पास टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री होगा। ये आपके पास डाटा है। ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं दो, टाइम और टेम्परेचर। तो ये डाटा है आपके पास, इस डाटा को हमने प्रेजेंट करना है ग्राफ की फॉर्म में। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले लिया। ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या ले लिया? यहाँ पे टेम्परेचर। ये हमारे पास टेम्परेचर है। तो सबसे पहले 6 AM के ऊपर आपके पास 20 डिग्री है। ठीक है, ये देखें। उसके बाद 8 AM के ऊपर आपके पास 25 डिग्री है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, ग्राफ के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो दोपहर के 2 बजे जो है 14 PM जो है आपके पास, इस पे क्या हुआ? आपके पास टेम्परेचर जो है मैक्सिमम हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो 2 बजे के बाद क्या हुआ? टेम्परेचर जो है 4 बजे तक
शाम के 4 बजे तक 16 PM जो है आपका टेम्परेचर जो है फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है, 30 डिग्री आ गया। तो ग्राफ आपको शो कर रहा है कि पहले टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, फिर टेम्परेचर शाम के टाइम फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये डाटा था, इसको आपने पिक्टोरियल वे में ग्राफ के ऊपर इस तरह शो कर दिया। तो डेली लाइफ में आप जो है इसको डेली ऑब्जर्व करते हो कि दिन में जो है टेम्परेचर कितना वेरी करता है टाइम के लिहाज से, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल जो है ये आपकी जो है क्रिकेट जो है आप खेलते हैं क्रिकेट के ऊपर जो है टीवी के ऊपर भी आप क्रिकेट मैचेस जो है बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उसमें ये ग्राफ आपने देखा होगा अक्सर कि एक ओवर में कितने रन बने, ठीक है, रन्स, ओवर्स और विकेट्स, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास जो है ग्राफ आपको अक्सर देखने को मिलती है। इसमें देखिए एक ओवर के अंदर लेट्स सपोज कितने रन बने, 3 रन बने, सेकेंड ओवर के अंदर 6 रन बने, ठीक है, और थर्ड ओवर के अंदर 12 रन बने, ठीक है। 12 मतलब 6 तो पहले बने हुए थे, 6 और बने, ठीक है। फोर्थ ओवर्स के अंदर आपके पास रन हो गए टोटल 30, ठीक है। फिर फिफ्थ ओवर के बाद आपके पास 40 रन हो गए, सिक्स ओवर के बाद आपके पास 47 रन हो गए। तो हमने इसको ग्राफ के ऊपर शो कर दिया, ओवर ले लिए हमने यहाँ पे, ठीक है, ओवर्स हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए और यहाँ पे हमने रन्स ले लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है आप डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हो, जब भी आप मैच देखते हो या आप खुद से क्रिकेट खेलते हो तो आप जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एक ओवर के बाद 3 रन बने, 2 ओवर के बाद 6 रन बने, ठीक है, ये हमने जो है ग्राफ बनाया। तो देखो ग्रेजुअली जो है इस तरह की लाइन आपके पास बनती है। और फिर जिस ओवर में विकेट गिरती है, ठीक है, लेट्स सपोज फिफ्थ ओवर के अंदर विकेट गिरी है, ठीक है, पहले थर्ड ओवर के अंदर विकेट गिरी है, तो वो विकेट जो है वो भी हमने यहाँ पे शो की है, ये विकेट गिरी है, फिर आपकी फिफ्थ के ऊपर विकेट गिरी है फिफ्थ ओवर के अंदर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ विकेट गिरी है वो भी हमने ग्राफ के ऊपर शो की हुई है, ठीक है। तो इस तरह जो है ग्राफ का डेली लाइफ के अंदर आपके पास यूज़ है। तो अब इस चैप्टर के अंदर जो है हमारे पास 2 तरह के ग्राफ होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। अभी हम उनकी तरफ चलते हैं और उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलें अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्राफिकल एनालिसिस में एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि एटरेस्ट के ऊपर है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हम स्टडी करने लगे हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है आप कहते हैं कि इट इज़ यूज़फुल टू रिप्रेजेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग ग्राफ। ग्राफ के ऊपर जो है डिस्टेंस या आप स्पीड को जो है रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है आपको डाटा से जो है आपको मिल जाती है यहाँ पे, और आपको जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल, जैसा कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस ग्राफ के ऊपर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर स्पीड जो है बॉडी की वो बता सकते हैं कि किस तरह की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसीडर करने वाली बात है वो ये है कि स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर आप जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको इंटरचेंजेबल कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो है स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, यहाँ ए से बी तक जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको पता है, डायरेक्शनल मोशन होता है ए टू बी, और आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ए टू बी, जो डायरेक्शनल मोशन होता है ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप जो है अगर आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर है तो आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को जो है इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। इसी तरह जो है स्पीड और वेलोसिटी जो है वो भी आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या होती है आपके पास, उसमें हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। स्पीड में जस्ट मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस की जा सकती है स्पीड, लेकिन अगर स्पीड के साथ साथ आपके पास डायरेक्शन भी हो कि स्पीड किस डायरेक्शन में है तो वो वेलोसिटी हो जाती है। टाइम इज़ टेकन, हम टाइम जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल को आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हो, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस भी है। और डिस्टेंस जो है वो हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंगे, अलॉन्ग लेंगे, और जिसको आप जो है वाई एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। हॉरिजेंटल एक्सिस बोलते हैं हम इसको एक्स एक्सिस को, ठीक है, और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये फर्दर भी आप जो है ग्राफ ड्रा करेंगे तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है। अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का मतलब क्या है कि डिस्टेंस कवर बॉडी नहीं कर रही है। अगर बॉडी डिस्टेंस कवर कर ही नहीं रही, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे 12 मीटर के ऊपर बॉडी आपकी है, वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है।
जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी डिस्टेंस के ऊपर अगर बॉडी जो है वो आपकी डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन टाइम पास करता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइम इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आप जब भी इस एरिया के अंदर जो है इधर को मूव करेंगे टूवर्ड्स द राइट जो है आप मूव करेंगे एक्स एक्सिस के, यहाँ पे टाइम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास बॉडी जो है आपकी रेस्ट के ऊपर है, यानी कि डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया है। तो अगर आपकी बॉडी जो है वर्टिकली अपवर्ड इस ग्राफ के ऊपर जो है डाटा आपका अपवर्ड जाएगा तो एक्स डिस्टेंस जो है वो कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रेड लाइन लगाई है जो कि बॉडी शो कर रही है कि बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। तो आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगी या एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो दैट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, ठीक है। अब ये स्पीड 0 को किस तरह शो कर रहा है, आपको पता है कि स्पीड का जो फार्मूला है वो क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो जब बॉडी के अंदर डिस्टेंस नहीं है, स्पीड का क्या फार्मूला होता है, स्पीड होती है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो जब आपको पता है कि हमारे पास जहाँ डिस्टेंस 0 है, कवर ही नहीं हो रहा, बॉडी ऊपर मूव ही नहीं कर रही, ठीक है, 0 हो जाएगा डिस्टेंस और स्पीड आपके पास 0 हो जाएगी। तो कहता है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के ऊपर जो है बॉडी जो है ग्राफ आपको शो करता है कि स्पीड जो है वो 0 है। फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये स्पीड का कंसेप्ट जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपने किस तरह लेना है वो आपका कवर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। अब जो हमारे पास केस है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। देखिए पहला जो केस था हमारा वो था ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का जो केस था उस पर हमने देखा था कि बॉडी जो है वो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है अलोंग द टाइम एक्सिस। अब हमारे पास जो दूसरा केस है ये है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, लेट्स सपोज वो जो है 5 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, और अगले 5 सेकंड्स के अंदर भी वो 10 मीटर ही डिस्टेंस कवर करे, तो ये कांस्टेंट स्पीड होगी, ठीक है। समझ आ रही बात की, ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जो मैंने अभी बात की कि 10 मीटर अगर 5 सेकंड में कर रहा है तो नेक्स्ट 10 मीटर भी वो 5 सेकंड में ही करेगा, तो उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की जो कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जो ग्राफ होगा इसका वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा वो, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर अगर हम स्लोप लें, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर इस लाइन के ऊपर अगर हम स्लोप लें तो वो स्लोप हमें जो है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बता देगी, ठीक है। तो स्लोप क्या होती है, स्लोप राइज ओवर रन भी होती है, डेल वाई ओवर डेल एक्स भी होती है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो वाई एक्सिस है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस है, वहाँ पे आपके पास y2 हायर माइनस लोअर वैल्यू, ठीक है, डिवाइड करेंगे x2 माइनस x1, ठीक है। यानी कि जो आपकी लाइन है इसके ऊपर आपने कोई से 2 पॉइंट लेने हैं और उन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, वाई एक्सिस के ऊपर ले जाना है और एक्स एक्सिस के ऊपर ले जाना है, ठीक है। राइज ओवर रन, ठीक है, राइज ओवर रन, स्लोप क्या है, राइज ओवर रन, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगी। अब ये देखिए एक ग्राफ है हमारे पास जिसमें बॉडी क्या कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया 5 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 10 मीटर, देखिए 10 to 20 कितना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना इंटरवल है 10, यहाँ से यहाँ तक कितना इंटरवल है 10, ठीक है। इंटरवल चेक करें आप 10, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना इंटरवल है 5, यहाँ से यहाँ तक कितना इंटरवल है 5, यहाँ से यहाँ तक कितना इंटरवल है 5, ठीक है। तो यही कांस्टेंट स्पीड है कि इंटरवल जो है डिस्टेंस और टाइम जो है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इस समझ आ गई होगी आपको जो है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या मुराद है यहाँ पे। तो एक बॉडी है जो हमारे पास मूव कर रही है, ठीक है। हमने जो है
अब देखिए हर पॉइंट पे जो है स्पीड सेम होगी तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्लोप लेनी है। स्लोप ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ये ए बी लाइन हमने एक सेलेक्ट कर ली है इस ग्राफ के ऊपर। ठीक है, इसके हम स्लोप लेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन डिस्टेंस y1 y2 डिवाइडेड बाई टाइम x1 x2। देखिए मैंने क्या किया, ए बी एक लाइन सेलेक्ट कर ली, ए पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया वाई एक्सिस के ऊपर, इसको मैंने y1 का नाम दिया। बी पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया वाई एक्सिस के ऊपर, ये हमारे पास क्या हो गया y2 यहाँ पे, ये तो हमारा हो गया राइज। ठीक है, ये हमारा हो गया राइज। ठीक है, अब देखते हैं रन क्या है आपके पास। ए जो पॉइंट है आपका ये टाइम एक्सिस के ऊपर आ गया x1, ठीक है वैल्यू आ गई, और बी आ गया x2। ठीक है, ये आपकी राइज और ये आपका रन। ठीक है, तो अब डिस्टेंस जो है y1 और y2 ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस, और टाइम जो है यहाँ से x1 और x2 के दरमियान में कितना टाइम है। ठीक है, तो इसको आप जो है y2 माइनस y1 भी कर सकते हो। y2 कितना है आपके पास 50 और y1 कितना है 20। ठीक है, 50 माइनस 20 30 हो गया। और टाइम जो है आपके पास x2 माइनस x1 कर सकते हैं। x2 कितना है 25 और माइनस x1 कितना है 10, तो ये आपके पास हो गया 30/15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे जो है फाइंड कर सकते हैं फार्मूला लगा के डायरेक्ट। ठीक है, लेट्स सपोज मैं जो है अब थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मैं कहता हूँ स्पीड क्या है। ठीक है, एस फाइंड करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले क्या करें, अभी मैं जिसके ऊपर एक्स्ट्रा समझाने लगा हूँ, तो आपको अगर चाहिए इसको लिखा हुआ चाहिए तो आप जो है वीडियो स्टार्ट में पॉज करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर इस पॉइंट के ऊपर आप स्पीड चाहते हैं तो एस इज इक्वल टू क्या होता है d/t। ठीक है, तो इस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस के तरफ, क्या हो जाएगा 40, और टाइम एक्सिस पे करेंगे 20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है स्पीड आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये आपके पास था ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो ग्राफ्स ने भी हमें बता दिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर आप स्लोप फाइंड करते हैं या वैसे ही आप स्पीड फाइंड करते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो सेम आती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड से मूव करेगा। अब जो हमारे पास केस है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग वेरिएबल स्पीड। एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब क्या है वेरिएबल स्पीड का, कि वो जो है ज़रूरी नहीं है कि वो जो है सेम डिस्टेंस सेम टाइम के अंदर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर करे। ठीक है, वेरी कर सकता है, और वेरी करेगा तो ही आपके पास वेरिएबल स्पीड आएगी। ठीक है, स्पीड जो है एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्पीड उसकी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब क्या होगा, स्पीड वेरिएबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा इस तरह का, आपके पास जो कंडीशन होगी उसकी, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक और बात है यहाँ पे कि हम यहाँ पर जो है स्पीड किस तरह फिर फाइंड करेंगे। ये जो रेड वाली लाइन है ये आपकी जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है बॉडी। ठीक है, तो इस तरह की अगर कर्व हो आपके पास तो आपने वहाँ पे जो है स्पीड फाइंड करनी है तो किस तरह करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह की कर्व के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट लाइन क्या होती है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, सर्कल के ऊपर या कर्व पाथ के ऊपर, जो कि उस सर्कल या कर्व को एक ही पॉइंट के ऊपर टच करे। ठीक है, तो ये इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर दिया हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, उस टेंजेंट लाइन का हम जो है फिर स्लोप लेंगे। ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट लाइन जो है वो टच करेगी उस पॉइंट के ऊपर, वो उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर स्पीड फाइंड करना चाहते हैं तो हम पी पॉइंट के ऊपर, तो हम इस पी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, फिर हम उस टेंजेंट लाइन की जो है स्लोप फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो है इस पी पॉइंट के ऊपर स्पीड आ जाएगी। ठीक है, फिर से सुन लें, अगर हमारे पास कोई
बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि उसका जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ रिलेट नहीं कर रहा, वो डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट टाइम जो है वो कवर कर रहा है इन डिफरेंट टाइम्स। तो उसकी हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगी वो कुछ इस तरह की रेड लाइन आएगी जो मैंने ड्रा की हुई है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की कर्व आएगी। अब इस तरह की जब कर्व आएगी तो आपने जो है, अब हम इसकी जो स्पीड है वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, किसी भी पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे हम जो स्पीड फाइंड करना चाहते हैं हम उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट लाइन की फिर हम उस टेंजेंट लाइन की जो है स्लोप लेंगे, ठीक है। और वो स्लोप आपके पास क्या होगी, उस पॉइंट के ऊपर स्पीड होगी, ठीक है। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट किसी सर्कल के ऊपर या किसी कर्व के ऊपर एक ऐसी लाइन होती है जो उस सर्कल को या टेंजेंट को एक ही पॉइंट पे टच करे, ठीक है। अब आते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। हमने एक हमारे पास कर्व है, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक स्लोप एक टेंजेंट हमने ड्रा किया हुआ है, क्यू आर एक टेंजेंट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। अब इसके ऊपर जो स्लोप होगी, आपने जो है टेंजेंट ड्रा कर लिया, ठीक है, आर और क्यू। अब आर और क्यू जो है, आप जो है इसकी आर और एस, ठीक है, जे वाला राइज और जे वाला रन, राइज ओवर रन, ठीक है, आर एस ओवर क्यू एस, ठीक है। आर एस की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर और एस, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं एस आपके पास 0 और आर आपके पास 30, ठीक है। तो आर माइनस एस यानी कि y2 माइनस y1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है, स्लोप जो होती है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप देख सकते हैं आर एस ओवर क्यू एस इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। y2 कितना है 30, ठीक है, और y1 कितना है 0। इसी तरह हमारे पास x2 कितना है 15 और x1 कितना है 5। तो इसको सॉल्व करें 30/10, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड आपके पास जो है स्पीड आ जाएगी, ठीक है, स्पीड एट पी, ठीक है। तो आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड जो है इसके ऊपर जो है वो स्पीड आ जाएगी। अब एक और बात यहाँ पे जो है MCQ भी आ सकता है ये, और जो है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी ये बात जो है आपने याद रखनी है। वो क्या बात है जी, बात ये है कि स्पीड इज़ हायर इफ़ स्लोप इज़ ग्रेट, ठीक है। जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगी, ठीक है, स्लोप जो है वो ज़्यादा होगी, ढलवान ज़्यादा होगी, बॉडी जो है वो ऐसे मूव करेगी, ठीक है। जैसे जैसे आपकी स्लोप जो है वर्टिकल जो है मूव करती जाएगी टूवर्ड्स द वाई एक्सिस मूव करती जाएगी आपकी स्लोप, आपकी स्पीड हायर होती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी स्लोप जो है एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस की तरफ मूव करेगी, हॉरिजेंटल होती जाएगी, ठीक है, तो आपकी जो है स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में आपके पास जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ था उसमें आपने देखा था कि आपके पास जो लाइन थी, ठीक है, वो क्या थी आपकी हॉरिजेंटल के बिल्कुल अलोंग थी, ठीक है, पैरेलल थी। तो कहता है कि स्पीड आपकी 0 होगी अगर स्लोप जो है आपकी हॉरिजेंटल होगी, ठीक है। तो जितनी स्पीड हायर होगी उतनी ही स्लोप आपकी ग्रेटर होगी, ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर जो आपका होगा स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमारे पास 3 केस हो गए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। इस केस में जो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का ये जो केस है हमारा, इसमें हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। पहले हमने जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टडी किया, अब हम जो है स्पीड टाइम ग्राफ को जो स्टडी करने लगे हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में आपने क्या करना है, जैसे हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो है वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लिया था मीटर में, ठीक है, और टाइम लिया था यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये आपका जो है वर्टिकल एक्सिस जो है इसको एक्स एक्सिस भी आप बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपने जो है याद रखनी है ग्राफ में, ठीक है। और ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये बातें खैर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पिछला लेक्चर अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हो तो पिछला लेक्चर जो है आप सुन सकते हैं, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ जो है
इसी लेक्चर के स्टार्ट में जो है ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। स्पीड टाइम ग्राफ जो है इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या ले लेंगे, टाइम ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपके पास केस है इसमें ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की जो है स्पीड उसको आपने ग्राफ के ऊपर शो करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास स्पीड है और टाइम एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम है। लेट्स सपोज आपकी गाड़ी जो है, ठीक है, बाइक है या गाड़ी है जो भी है आपके पास, आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10 के ऊपर जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल जो है आपने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर देगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड। आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही लेकिन टाइम पास करता जा रहा है, तो ये आपके पास बनेगी। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। ठीक है, ज़ाहिर एक्स एक्सिस के ऊपर आप टाइम ले रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वांटिटी जो ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ। तो रेस्ट का ग्राफ था हमारे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ था। अगर आपको जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें भी आपके पास जो था वो स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, समझ आ रही बात की। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि वाई के ऊपर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो था वो डिस्टेंस लिया था और जहाँ पे हम वेलोसिटी ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं टाइम वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन ही आएगी क्योंकि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड रखी है। ठीक है, कोई भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 के ऊपर आप एक लाइन लगा देंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर 15 है 15 लगा देंगे, कोई भी स्पीड है। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो आपने स्ट्रेट एक लाइन जो है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस लगा देनी। ठीक है, इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, मैच नहीं, जस्ट आपने क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, और स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, ये चीज़ें याद रखें, दोनों में जो है ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस ही बनेगा। ठीक है, अब जो है इसका नेक्स्ट केस, बेसिकली हम जो है ये स्पीड टाइम ग्राफ स्टडी करें, तो अब इसका नेक्स्ट केस जो है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास केस है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो है वो बॉडी मूव कर रही है। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का मतलब क्या है कि बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। मसलन अगर बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चेंज हो रही है उसकी स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज मतलब हर सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब लेट्स सपोज ये आपके पास टाइम है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इस टाइम के ऊपर, तो नेक्स्ट यहाँ पर भी जो है इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड चेंज होके यानी कि 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आगे फिर जो है 2 मीटर चेंज आएगा तो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। ठीक है, ये नहीं है कि अब्रप्ट चेंज आ गया, 0 हो गई फिर चल पड़ा, ठीक है, वो नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्मली चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो इसको हम जो है इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पीड चेंजिंग यूनिफॉर्मली, स्पीड चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, इसको आप जो है स्पीड चेंजिंग एट कांस्टेंट रेट भी कह सकते हो कि कांस्टेंट रेट है, हर सेकंड के साथ जो है 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। ठीक है, हर इंक्रीज होते हुए सेकंड के साथ। तो स्पीड टाइम ग्राफ, अब इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो जब भी आपके पास यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है, चेंज इन स्पीड बाय टाइम। ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है स्पीड, ठीक है, तो वो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस ग्राफ के ऊपर, इस स्लोप के ऊपर जो है इसकी जो लाइन है AB, ठीक है, अब इसकी अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा।
ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर आप जो है लाइन जो है आपकी उसकी आप स्लोप फाइंड कर लो तो आपके पास क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, चेंज इन स्पीड ओवर टाइम। ठीक है। अब चेंज इन स्पीड का यूनिट जो है आपको पता है मीटर पर सेकेंड और ओवर सेकेंड। ठीक है। तो स्लोप हमारे पास जो है राइज ओवर रन जो है स्लोप होती है। ठीक है। तो जब भी आप स्लोप लोगे इस लाइन की, ठीक है, तो वो आपको एक्सेलरेशन दे देगी ये वाला। ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ, साइड प्रोग्राम है ताकि आप लोगों को जो है प्रॉब्लम ना आए, मेन टॉपिक से जो है आप हटे नहीं। ठीक है। अब हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ आपके पास जो है ये यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का ग्राफ है। ठीक है। यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का ग्राफ कैसे है, 0 to 5 सेकेंड जो है 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड जो है अगेन जो है 2 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज आया है। ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है। समझ आ रही बात की। तो कहता है कि एग्जाम्पल है आपके पास, कहता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ गिवन ग्राफ। ये जो आपके पास ग्राफ गिवन है इसका आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का हमने क्या अभी आपको बताया कि आप जो क्या करें, इस लाइन स्लोप जो है ए बी लाइन जो है आपके पास, इसकी आप स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है। ये जो आपके पास लाइन है इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे, वही आपके पास एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है। ए बी हमने जो है 2 पॉइंट ले लिए। अब इसकी हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप क्या होती है, राइज ओवर रन या चेंज इन वाई। ठीक है। जो भी आपके पास जहाँ पे वाई एक्सेस के ऊपर वैल्यूज़ होंगी उनमें चेंज, ओवर जो एक्स पे वैल्यूज़ होंगी उनमें चेंज। ठीक है। अब वाई पे जो है स्पीड है तो चेंज इन स्पीड हो जाएगा, और एक्स के ऊपर हमने टाइम लिया हुआ है तो टाइम इंटरवल हो जाएगा। ठीक है। तो चेंज इन स्पीड क्या है, बड़ी वैल्यू से y2 से स्लोप का जो फार्मूला है आपके पास y2 माइनस y1, ठीक है, x2 माइनस x1। ये आपको मैथ्स में भी स्लोप का जो फार्मूला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको समझा देते हैं। ठीक है। ये फार्मूला होता है स्लोप का। तो यहाँ चेंज इन स्पीड क्या है 4 माइनस 2 और टाइम क्या है 10 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आएगा जो कि यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। इस पूरी स्लोप के अंदर, पूरी लाइन के अंदर जो है एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि बॉडी आपकी यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड से जब मूव कर रही है। ठीक है। अब जो है इसका हम नेक्स्ट जो है कि बॉडी अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसमें स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है। उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है ग्राफिकल एनालिसिस में एक और एग्जांपल है, कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम गिवन स्पीड टाइम ग्राफ। ये एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है जिसकी हमने क्या करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो स्पीड टाइम ग्राफ को अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो डाउनवर्ड है, आपकी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, टाइम के साथ जो है वो स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। डाउनवर्ड है। ठीक है। ग्राफ स्लोप जो है वो आपकी डाउनवर्ड है। ठीक है। एक तो स्लोप आपकी इस तरह होती है ना, ये स्लोप आपकी इस तरह है। ठीक है। ये इंक्रीजिंग स्लोप है और ये डिक्रीजिंग स्लोप है। ठीक है। स्लोप आपकी नेगेटिव इसको आप कह सकते हो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप 6 मीटर से आपकी ये आपकी इनिशियल स्पीड होगी। ठीक है। 6 मीटर आपकी जो है वो क्या होगी, इनिशियल स्पीड होगी, VI होगी। ठीक है। यहाँ से आपकी VI है और यहाँ पे आते आते आपकी VF हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल है तो आपकी इनिशियल VI 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड और फिर 0। ठीक है। तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर है। तो एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये लाइन है आपकी। ठीक है। इस लाइन का अगर हम स्लोप ले लें, स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ CD 2 पॉइंट हमने ले लिए लाइन के ऊपर। ठीक है। स्लोप के ऊपर। अब इनका हम जो है स्लोप फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा। स्लोप क्या होता है आपके पास, राइज ओवर रन डेल वाई ओवर डेल एक्स। अब डेल वाई का मतलब क्या है, चेंज इन स्पीड। डेल वाई क्योंकि वाई के ऊपर आपके पास स्पीड है तो चेंज इन स्पीड हो जाएगा, और डेल एक्स चेंज इन एक्स के ऊपर जो भी आपके पास क्वांटिटी है, टाइम इंटरवल है तो चेंज इन टाइम। ठीक है। तो चेंज इन स्पीड मतलब VF माइनस VI।
ठीक है। अब यहाँ पे देखें वी आई जो है सी पॉइंट के ऊपर वी आई आपका क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और वी एफ जो है आपका, क्योंकि आप वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है ना, आपकी स्पीड आप रुकना चाह रहे हैं। ठीक है। स्लोप आपको ये बता रही है कि आपकी पैसेज ऑफ टाइम स्पीड कम हो रही है, मतलब आप रुकने की तरफ जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगा दी है। ठीक है। तो वी आई जो है आपके पास 4 है, सी वाला पॉइंट देखें। ठीक है। ग्राफ के ऊपर ये जो लाइन है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है। अब जिस पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे वाई के ऊपर, ये 4 हो जाएगी। ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा वी आई, और ये जो पॉइंट है इसको y के ऊपर एक्सटेंड करें तो ये आपके पास हो जाएगा वी एफ। ठीक है। समझ आ रही बात की। तो चेंज इन स्पीड वी एफ माइनस वी आई, वी एफ 2 आपके पास है 2 मीटर पर सेकेंड, इसलिए हमने 2 माइनस 4 कर दिया क्योंकि वी आई आपके पास 4 है। इसी तरह टाइम इंटरवल है आपके पास। टाइम इंटरवल को अगर आप देखें तो टाइम इंटरवल क्या कहता है आपको कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो टोटल आपके पास फाइनल क्या है आपका टाइम, जो आपका टाइम गुजर है। ठीक है। यहाँ से भी अगर देखें आपके पास टाइम इंटरवल जो है इस तरह। ठीक है। तो फाइनल टाइम आपका 10 है, उसमें से माइनस कर देंगे 5। ठीक है। 10 माइनस 5, तो इसको सॉल्व करें -2/5, तो ये आपके पास आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है, उसका आपके पास जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है, जो आपके पास रिटार्डेशन या डिसरेशन, जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो हमने पीछे भी टॉपिक के अंदर एक्सेलरेशन वाले में पढ़ा था। ठीक है। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस से भी ये चीज़ साबित है कि एक्सेलरेशन जो है स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो अब हम एक और टॉपिक है आगे हमारे पास कि आपने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया, स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से ही हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, उस टॉपिक पे जाने से पहले कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में, यूनिट नंबर 2 में आगे चलने के लिए। ठीक है। तो ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पता होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले। तो इसलिए जो है इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन होगी, बात होगी। एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है। डिफरेंट जो शेप्स हैं आपके पास, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उनका एरिया जो है हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। एरिया क्या होता है कि कोई लेट्स सपोज ये बोर्ड है आपके पास, तो इसका ये कितना एरिया है। ठीक है। कितना व्यू है इसका, ये एरिया है आपके पास। ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है आपके पास, जो शेप होती है आपके स्क्वायर शेप जो होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है कि सारी लेंथ जो है, साइड्स जो हैं, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। ठीक है। इसलिए हम इनको एल 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 और एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया जस्ट हम क्या करेंगे, एल मल्टीप्लाई बाई एल कर देंगे। ठीक है। अगर हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो एल मल्टीप्लाई बाई एल, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। ठीक है। तो ये सारा एरिया जितना भी इसके अंदर होगा स्क्वायर के वो आ जाएगा। तो ये आपके पास बनता है एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास एक शेप होती है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है लेंथ में, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है। समझ आ रही बात की। तो इसका एरिया अगर हमने फाइंड करना तो क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू। ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास है ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, इसके फार्मूला क्या है, लेट्स सपोज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी बेस है। ठीक है। एरिया इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस। ठीक है। ये बेस, समझ आ रही बात की। तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हो ये स्क्वायर का हाफ है। ठीक है। एक स्क्वायर के अंदर आपके पास 2 ट्राइंगल्स होती हैं, लेट्स ये देखें। ठीक है। एक अपर ट्राइंगल और एक लोअर ट्राइंगल। ठीक है। तो इसलिए हमने इसको हाफ कर देंगे स्क्वायर के एरिया को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल। ठीक है। आगे है जी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसमें आपके पास 2 लाइंस जो है, 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है। और 2 साइड्स जो हैं वो उनका पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम कर लेंगे, प्लस मल्टीप्लाई जो है वो उसकी हाइट कर देंगे, कितनी हाइट है ट्रेपीजियम की। ठीक है। कैसे करेंगे, 1/2 ठीक है, एल प्लस डब्ल्यू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 2 पैरेलल साइड्स हैं, और हाइट। ठीक है।
इस तरह हम जो है इन डिफरेंट शेप्स का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हमारे पास जो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन ही टॉपिक चल रहा है। इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें वो कहता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी जो हमने पीछे शेप्स पढ़ी हैं उनकी मदद से हम जो है क्या कर सकते हैं, एक डिस्टेंस जो है कवर किया बॉडी ने, मूविंग ऑब्जेक्ट ने स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है क्या, कहता है कि एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो एरिया है इस, लेट्स सपोज ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है। इसमें कहता है कि इस कर्व के अंदर, ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये कर्व है, ये एक पूरा डिस्टेंस है जो एक बॉडी ने कवर किया है। ठीक है, कितने सेकंड्स के अंदर, ये 30 सेकंड्स के अंदर बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि जो उसकी मोशन थी 30 सेकंड्स के अंदर, वो हमने ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर दी। तो कहता है कि इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया आएगा वो उस बॉडी ने उतना डिस्टेंस कवर किया है। आगे क्या कहता है, अब ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और एरिया कहता है कि इसका जो एरिया है जो बॉडी जो है कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, वो कितना होगा, ये ग्राफ के अंडर जितना भी एरिया आ जाएगा, ठीक है, वो हम जो है यूज़फुल ज्योमेट्रिक शेप्स जो हमने पीछे लेक्चर में अभी आपको बताई हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हुए, उनके अप्रोप्रिएट फार्मूलाज यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इस एग्जांपल के ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालते हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ें जो है समझ में आ जाएँ। ठीक है, बॉडी है, उसने मोशन स्टार्ट की 0 से 16 मीटर पर सेकंड की, उसने 10 सेकंड्स के अंदर स्पीड जो है वो गेन कर ली पॉइंट ए तक। ठीक है, ग्राफ को समझ लें, बाद में जो है चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर पॉइंट ए टू बी 18 सेकंड्स तक वो 16 मीटर पर सेकंड ही उसकी स्पीड रही। ठीक है, फिर पॉइंट बी पे स्टिल जो है स्पीड 16 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन 18 सेकंड के बाद वो क्या हुआ, उसकी स्पीड कम होना शुरू हो गई। ठीक है, और विद इन 2 सेकंड्स वो 16 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड के ऊपर, यानी कि रेस्ट के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ग्राफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स। फर्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट 10 सेकंड में अगर आप देखें 0 से 16 मीटर पर सेकंड जो है स्पीड जो है उसने बॉडी ने गेन की है 10 सेकंड्स के अंदर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 16 माइनस 0, फाइनल माइनस 0, 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल जो है 10 माइनस 0 करेंगे, या आप डायरेक्ट 10 भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपके पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इस इंटरवल का जो एक्सेलरेशन है जो आपके पास पॉइंट ए जो है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स। अब देखें यहाँ पर जो है बी पॉइंट तक अगर हम ग्राफ ड्राएं तो यहाँ पे जो है वो 28 बनता है। ठीक है, तो लास्ट 2 सेकंड्स का यहाँ पे जो है ये वाला जो है एक्सेलरेशन कितना होगा। देखें बॉडी जब 16 मीटर पर सेकंड से उसने स्टार्ट किया, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है स्पीड जो है ड्रॉप होना शुरू हुई है, तो 16 मीटर पर सेकंड जो है वो इनिशियल स्पीड बन जाएगी। ठीक है, और एंड पे आके 0 हो जाती है, स्टॉप कर जाती है। तो 0 जो है आपकी एंड जो है वो क्या है, यहाँ पे आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इनिशियल जो है वो 16 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात जो है थोड़ी सी आपने याद रखनी है इसमें। अब एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड्स क्या होगा आपके पास, वी एफ जो है एंड पे 0 हो जाएगी, तो वी आई 16 वी आई है। ठीक है, तो -16/2 ये -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो लास्ट में एक्सेलरेशन है वो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी तेज़ी से जो है वो डिक्रीज़ हुई, इसकी स्पीड कम हुई। ठीक है, तो अब इसका जो सी पार्ट है कि इसके अंडर मतलब गाड़ी ने इस जहाँ से यहाँ तक जो है 30 सेकंड अगर उसने मूव किया है, ठीक है, तो ज़ाहिर है उसकी वेलोसिटी हम देख सकते हैं कि ठीक है इंक्रीज़ हो रही थी फर्स्ट 10 सेकंड में, फिर 18 सेकंड में कांस्टेंट रही है, फिर जो है डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर 0 पे आ गया। तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कहाँ तक वो चली गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सी पार्ट में हम देखते हैं कि वो कहाँ तक उसने जो है कवर किया अपना डिस्टेंस। ठीक है,
देखिए यहाँ पे जो है हम टोटल डिस्टेंस जो है कितना ट्रैवल किया गाड़ी ने 0 से 30 सेकेंड टाइम, ठीक है, और 16 मीटर जो भी उसने जो है स्पीड इसमें दौरान में कवर की, तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, ये हम फार्मूला लगा सकते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। जितना भी एरिया जो है इस ग्राफ के अंडर होगा यहाँ से यहाँ तक, सारे का सारा क्या होगा आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल। तो अगर आप शेप देखें तो ये शेप आपको ट्रेपीजियम लग रही है, ठीक है। क्यों? देखें ये साइड ए बी और ये ओ सी, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दो पैरेलल हैं, ठीक है, तो हमारी बात की। और ये दो साइड जो ये पैरेलल नहीं है और इसमें आपके पास हाइट भी है, ठीक है। हाइट कितनी है आपके पास? 16 मीटर, ये आपके पास हाइट है, ठीक है। ये एच आपके पास हाइट है ग्राफ की, ठीक है। साइड ए बी जो है उसकी आपके पास वैल्यू है 18 सेकेंड्स, वो कहता है गाड़ी ने जो है 16 मीटर पर सेकेंड पे मूव किया। फिर आपके पास इस साइड की जो है वैल्यू है 0 to 30, मतलब ये 30 आपके पास, ठीक है, और हाइट भी है। तो इसमें हम जो है हमारे पास ट्रेपीजियम बन रही है। तो ट्रेपीजियम का जो फार्मूला हमने पढ़ा है, जो पीछे आपको शेप्स वाला लेक्चर है आप देख सकते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट। 1/2 पैरेलल साइड्स का सम, ये साइड जो है वो 30 है, ये वाली साइड जो है वो 18 है, प्लस 18 सॉरी 30, ठीक है, 30 प्लस 18 मल्टीप्लाई हाइट जो है वो आपके पास 16 है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करें तो आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो 384 मीटर आता है, ठीक है। समझ आ गई बात की? 384 मीटर इसके अंडर, मतलब गाड़ी ने जो है 30 सेकंड अगर उसने मूव किया है, मोशन किया है 30 सेकंड्स, ठीक है, वापस रेस्ट पे आ गए तो उसने इतना डिस्टेंस जो है कवर किया। अब कहते हैं एवरेज स्पीड फाइंड करें। एवरेज स्पीड आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस जितना भी होता है, ठीक है, स्पीड का फार्मूला जो है टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 384 है और टोटल टाइम जो है 30 सेकेंड है। इसको डिवाइड करें तो 12.8 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड आती है, ठीक है। अब ये तो था ट्रेपीजियम का, हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, हमें आता है। अगर आपको ट्रेपीजियम का फार्मूला नहीं आता तो आप क्या करें, तो आप इस शेप को जो है डिफरेंट शेप्स में कवर कर लें। जहाँ तक टॉपिक आपका हो चुका है, ठीक है। अगर आप स्टॉप करके इसको पिक्चर लेना चाहते हैं, जो भी आपने इसको राइट डाउन करना है, नोट करना है, कर सकते हैं। अब आगे जो है इसको, ये एरिया अगर आपको फार्मूला भूल गया ट्रेपीजियम का, तो हम जो है मैं आपको ट्रायंगल और रेक्टेंगल या स्क्वायर की मदद से जो है इसको सॉल्व करके बताना चाह रहा हूँ कि हम उस वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा फिर आपके पास, आप इसको डिफरेंट शेप्स के अंदर कन्वर्ट करोगे, ठीक है, इस ग्राफ को। तो ये देखें, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, ठीक है। ओ ए, इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल का फार्मूला लगा के ये आपके पास बेस बन जाएगी, ये हाइट बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है 1/2 h मल्टीप्लाई बी करके एरिया 1 का नाम आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो है ये यहाँ से यहाँ तक, ये साइड जो है 18, ये भी 18, ये 16, तो ये भी 16, तो ये आपके पास रेक्टेंगल बन जाएगी ये वाली, ठीक है। एरिया 2 है, ये रेक्टेंगल बन जाएगी लेंथ और विड्थ, ठीक है। और ये वाली अगेन आपके पास जो है ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। ये बेस आपकी 2 है, ये हाइट आपकी वही 16 है, तो ये A3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एरिया आ गए। तो आप इसके ऊपर जो है ये फार्मूले लगा के भी यहाँ पे जो है आप डिस्टेंस अंडर द कर्व जो है वो फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स, ठीक है, जो आपको इजी लगती है। आप उनसे भी इन तीनों एरियाज़ को बाद में आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा, इस बॉडी ने कितना कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन जो है टॉपिक हमारा एंड होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो जब आपको ये ग्राफ समझ आ जाएंगे, आ गए होंगे होपफुली, तो वो जो है चीज़ फिर आपके लिए ईजी होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है उसके ऊपर लेक्चर आपको देंगे।